गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम देखेंगे संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं ये विद्यासागर का बुक है। विद्यासागर के बुक से हम पढ़ेंगे पहले, और इसमें सबसे पहले हम बेसिक चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यासागर का अंकगणित का जो बुक होता है उसी के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति पर आधारित जितने भी प्रश्न आएंगे उस पर हम कवर करेंगे, और बिल्कुल हॉट ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों पर हम बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि नंबर सिस्टम में किन किन चीज़ का प्रयोग होगा। चलिए सबसे पहले समझना है क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, मालूम है? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को आप लैंग्वेज में मत समझने के प्रयास कीजिए। गणित है दोस्तों, ठीक है, गणित है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर समझने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लैंग्वेज बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले देखिए, प्राकृत संख्या उसको हम कहते हैं, जैसे प्राकृत संख्या जो भी शुरू होता है एक से शुरू होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। यानी इस तरह अगर एक संख्याओं का पैटर्न जो बन रहा है देखने में कैसा लग रहा है, संख्याओं का जो पैटर्न बन रहा है देखने में कैसा लग रहा है, गिनती की संख्या। क्योंकि गिनती 0 से शुरू नहीं होती है, गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। तो संख्याओं का जो पैटर्न बन रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। तो जब भी संख्याओं की सीरीज कोई भी बनती है 1 से लेकर अनंत तक, तब हम उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। या हम यूँ कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है, बोलते रहिए तो मज़ा आएगा, ठीक है। गुंग मत बनिए, यहाँ कोई सीरियस मैटर नहीं है, केवल पढ़ना है, ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोनो दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। चलिए अगले डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला चीज़ हमें जानना है, प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शायद आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक चीज़ है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? एक काम कीजिए, आप प्राकृत संख्या लिख दीजिए। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा? 1 से। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनेटिव। 1 से इन्फिनेटिव या अनंत तक। और ये जो सीरीज बनता है प्राकृत संख्याओं का, इसके पहले अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 को भी सम्मिलित कर दें, तो जो संख्याओं का समूह बनता है इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। जब भी गिनती की संख्या में शून्य लग जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। कोनो दिक्कत नहीं। यानी इसको हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या। या यूँ लैंग्वेज के रूप में अगर कहें तो गिनती की संख्या में शून्य को ऐड करने पर या सम्मिलित करने पर जो संख्याओं का सीरीज बनता है, क्रम बनता है, श्रेणी बनता है, समूह बनता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कोनो दिक्कत? चलिए और आगे देखते हैं। आगे इसमें हमको जानना होगा संख्या पद्धति में सम संख्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सम संख्या, देखिए सम संख्या क्या होता है? सम संख्या हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सम संख्या आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा। सम संख्या क्या होता है कि दुनिया की कोई भी संख्या है, छोटा हो बड़ा हो, 2 अंक हो 1 अंक हो, जितने भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, जैसे हम मान लेते हैं 2 4 8 1 3 4, ये कोई संख्या है ना। तो ये कितना भी बड़ा संख्या हो, हमें ये देखना है कि अगर ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 2 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे? सम संख्या। अब इसके लिए अगर आप मान लीजिए कि ये छोटा अगर संख्या हो तो आप देख सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम 56 लिख रहे हैं, तो आप जानते हैं ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ये छोटा है तो आप जानते हैं, लेकिन ये संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं, क्या आप बता सकते हैं?
नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए ये भी आपको छोटा लग रहा है, हम दे दें आपको इस संख्या को, आप बताइए कि ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं। तो आप क्या करना शुरू करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे ना। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो ये भाग बहुत बड़ा हो जाएगा। भाग जब बड़ा होगा तो फिर आप देखेंगे अंततः ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसी को पहचानने का एक नियम होता है। हालांकि अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको हम चर्चा करेंगे किसमें, विभाज्यता के नियम में। ठीक है, अभी हमें ध्यान किस बात पर देना है कि सम संख्या किसको बोलेंगे। तो सम संख्या उस संख्या को बोलेंगे जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। कोई दिक्कत? चलिए, अब कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होगा, इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए, उसके बाद सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या। अच्छा, सम संख्या में अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे दोस्तों आ जाएगा क्या, 2, 4, 8, 10, 20, 25, नहीं 25 तो नहीं होगा, 26 होगा, जो भी हो, जो जोड़ा होगा। ठीक है, यानी 200 कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये इसमें जितने भी संख्या दी गई है ये सब 2 से विभाजित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे हम मान लें 1 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं 3 विभाजित होगा, नहीं होगा। 5 होगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सारे संख्या जितने भी हैं 2 से विभाजित नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, अगर हम पूछ दें 5 बताइए कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, कोनो दिक्कत नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम पूछें कि इसमें बताइए 10 कौन सी संख्या है, सम संख्या, कोनो दिक्कत। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बारी आती है सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद आता है एक भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। उसके बाद संख्या आती है भाज्य संख्या। के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहेंगे जो संख्या एक और स्वयं मतलब जो संख्या दी गई है, एक और स्वयं को छोड़कर, इसको एक्सेप्ट करके, मतलब इसको छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अगर किसी अन्य संख्या से भी कटती है या विभाजित होती है तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे 4 अगर देखें, हम 4 देखें तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। दुनिया की कोई भी संख्या 1 से कटती ही है और स्वयं से कटेगी ही। तो 2 को छोड़ दीजिए और इसके अतिरिक्त देखिए कि ये संख्या किसी और से कट रही है या नहीं। कट रही है, 2 से कट रही है, 2 से कट रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक और स्वयं को छोड़ दे रही है और फिर दूसरी संख्या से भी करती है। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या। इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम 24 ले लेते हैं, कुछ भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मतलब कि ये स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्या से, तो ये अन्य संख्या से कटेगी ही। 8 से 8 भी अन्य संख्या से करे, 10 भी 20 में कटेगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। कोनो दिक्कत। चलिए, भाज्य संख्या समझ गए। उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद एक संख्या आती है और अभाज्य संख्या। चलिए इसको समझते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, हैं? कोनो दिक्कत? चलिए, दिक्कत हो तो बोलिए, एकदम मस्ती की बात है। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या किसको बोल देंगे, वह संख्या जो एक, ठीक है, वह संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से न कटे, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। केवल और केवल एक और स्वयं से कटना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम अगर मान लेते हैं 2 देखें,
ठीक है। जैसे में अगर देखें तो 2 हो जाएगा, 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या दुनिया का नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे, ठीक है। तो शुरू कहाँ से होगा अभाज्य संख्या? 2 से। 3 भी वही बात है, 1 से कटेगा और 3 ही से कटेगा। उसके बाद क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। 7 भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा 11 होगा। 11, 9 तो 3 से कट जाता है ना, तो भाज्य में चला जाएगा, ठीक है। 11, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? कंफर्म? जो एक और स्वयं से कटे उसे हाँ, अभाज्य संख्या, ठीक है। कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। चलिए इतना तो जानना बहुत ज़रूरी है नंबर सिस्टम में। उसके बाद बारी आती है परिमेय संख्या की। अच्छा हाँ, उसके बाद पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। परिमेय संख्या लास्ट में देख लिया जाएगा, अपरिमेय और परिमेय। उसके बाद पूर्णांक संख्या एक देख लेते हैं। चलिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? देखिए पूर्णांक संख्या में 3 संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक संख्या में कितने संख्याओं का समूह होता है? 3। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो संख्याओं का समूह हो जाएगा 0, कोनो दिक्कत? उसके बाद कुछ संख्याओं का समूह ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, और कुछ संख्याओं का समूह धनात्मक हो सकता है। तो इन संख्याओं का जो समूह बनेगा, इन 3 संख्याओं का जो समूह बनता है वही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। जैसे हम इसका उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो उदाहरण के तौर पर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, ये -1 आ सकता है ऋणात्मक संख्या लें तो, -2 भी आ सकता है, -3 भी, कुछ भी आ सकता है, ठीक बा। उसके बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन से संख्या हो सकते हैं। एक 0 तो हुआ ही है, यहाँ से यहाँ तक ऋणात्मक संख्याओं का समूह है ही। उसके बाद धनात्मक संख्याओं का समूह है। तो ये कौन से समूह, जो संख्याओं का जो समुच्च बन रहा है, ये कौन से संख्या हो जाएंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसमें कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। आगे हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या के बाद क्या आ सकता है? परिमेय संख्या। आइए परिमेय संख्या के बाद अब चर्चा करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या के लिए शर्त एक ही है, जब भी कोई भी संख्या हो अगर उसे हम P/Q के रूप में लिख पाएँ, लिखने में एबल हो, सक्षम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जैसे अगर हम कहें कि आप 1 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, 1 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो हम स्वतंत्र हैं कि इसको 1/1 लिख देंगे तो इसका मान बराबर ही होगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। और ये साथ ही साथ P/Q के रूप में भी हो गया और इसका मान अपरिवर्तित भी है। तो इस तरह ये कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो यानी हम प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या बना सकते हैं कि नहीं? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 से जितनी भी नंबर आ रहे हैं उन सारे नंबर को हम परिमेय संख्या बना सकते हैं कि नहीं? उसके बट्टे में भिन्न के रूप में बट्टा में 1 लिख सकते हैं। 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ Q का मान आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या भी हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। P/Q के रूप में तो ठीक है, ये बात सही है, लेकिन कंडीशन ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q यानी नीचे का जो मान है ना, भिन्न में नीचे का मान जो आना चाहिए, 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये संख्या कौन से हो जाएंगे? परिमेय संख्या। जैसे हम इसका उदाहरण अगर लिखें, इसको मिटाते हैं हम, उदाहरण अगर लिखना चाहें तो परिमेय संख्या का क्या उदाहरण लिख सकते हैं? जैसे बोलिए। परिमेय संख्या तो बहुत हो जाएगा। जैसे में क्या क्या हो सकता है? जैसे 2/3 हो जाएगा। हाँ, जैसे परिमेय संख्या अगर हम लिखें तो परिमेय संख्या के रूप में क्या हो सकता है? 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 8/10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते शर्त ये है कि जो Q होगा ना वो 0 नेवर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मतलब कि 2/0 कभी नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी देते हैं तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। तो परिमेय संख्या के एक ही शर्त है कि Q जो है नीचे वाला मान है भिन्न के, उसको 0 कभी नहीं करना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या इसको कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब उसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या। यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए, अपरिमेय संख्या उसके बाद आता है। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे हम बात करें √2, √2 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पहले तो √2 को लिखने के लिए सबसे पहले इसका रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, जो निकलने के लायक है नहीं, निकलेगा नहीं। 2 का √2 का मान आ जाता है दशमलव में, तो परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहीं कहें तो ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, यहीं कहें √4, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये बताइए? ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय होगा। देखने में ये √4 अपरिमेय की तरह लग रहा है क्योंकि रूट चढ़ा हुआ है। हमें पहचानने की तरीका क्या होती है? वही, जिस पर रूट चढ़ गया अपरिमेय हो जाएगा, हम यही देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कॉमन सेंस की बात है, अगर √4 का वैल्यू अगर स्वतंत्र हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर ही सकते हैं ना। 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये परिमेय हो जाता है। लेकिन अगर √2 को निकालना चाहें तो निकलबे नहीं करेगा, निकलेगा दशमलव में आएगा, तो फिर उसे परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो मान होता है निश्चित होगा ही नहीं, अनिश्चित रहेगा दशमलव के बाद भी। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या तक कोनो दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 8 भी कर सकता, 8 √8, हाँ √8 अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। अपरिमेय है। √8 का वर्गमूल होता है, पूर्ण रूप में होता है? नहीं होता है। √9 हो जाएगा तो ये परिमेय हो जाएगा। 3 तरीका 9, हाँ बात समझ में आ गया। 49 का भी हो जाएगा, जिसका मतलब पूर्ण वर्गमूल होता है। अगर रूट में भी वो संख्या हो तो वो परिमेय होता है, अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, कोनो दिक्कत? नहीं फंसेगा जी, हम है नहीं, हम है तो क्या गम है, हैं? क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या का उदाहरण है p/q के रूप में। हाँ, जो भी बाटा के रूप में आ गलू परिमेय संख्या। हाँ, जो बाटा में ना आए, नहीं समझ में आना। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए कम से कम। चलिए, अब एक चीज़ आपको हम बता देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम पर। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे कि वह संख्या सम संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फिर हम कैसे जांच करेंगे? मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है, तो कैसे जांच करेंगे कि वो 2 से विभाजित होगी या नहीं? हाँ, तो उसका नियम होता है, उसको देखते हैं। 10-12 तक नियम देखेंगे, उतना में पूरे संख्या का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? परिमेय अपरिमेय में नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं किस पर? विभाज्यता के नियम पर। ठीक है, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या हो, 2 से तभी कट सकता है। पहले तो 1 से देखते हैं। 1 से विभाज्यता के नियम में अगर 1 से काम करता है, कौन सी संख्या 1 से विभाजित हो जाएगी? तो दुनिया की हर संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से बात आती है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या में, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या 2 से विभाजित हो ही जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम अंत में, हाँ, संख्याओं के अंत में अगर ये या तो 0 आ जाए, या 2 या 4 या 6 या 8, तो वो संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 2 से। कोनो डाउट है? नहीं है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या, अगर इसको हम कहें तो ये 3 अंक की संख्या आप बता सकते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या हम लेते हैं 3। बड़ी संख्या उदाहरण के तौर पर अगर लें तो क्या आप इसे बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगी या नहीं? ये संख्या हो जाएगी, 2 से होगी, हो जाएगी,
हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंत में 2 है, जो हमारा नियम कहता है कि अंत में ही 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, तो इसलिए ये संख्या जो है किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत? हम नियम जो बोल रहे हैं आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद 2 से हो गया, समझ में आ गया है ना? चलिए, 3 से अगर देखें, बात करें तो 3 से कौन सी संख्या है जो विभाजित हो जाए? छोटी हो, बड़ी हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, 10 अंक की हो, कोई भी संख्या हो, उसको शॉर्टकट में हम कैसे कहेंगे कि वो विभाजित? जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं 3, 4, 2, 1, 6, ये बताइए कि 3 से विभाजित होगी या नहीं? इसके लिए नियम क्या होता है? जोड़ने पर संख्याओं का संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। तो इसके बराबर में अगर हम करें, यहाँ सब में जोड़ का ऐड का चिन्ह लगा दें और इन सभी अंकों को जोड़ दें, डिजिट को जोड़ दें, तो कितना आएगा? 4, 3, 3, 4, 7 और 2, 9, 9, 1, 10, अच्छे 16। क्या 16 3 से विभाजित होती है? नहीं होगी, नहीं होती है। इसलिए ये टोटल संख्या 34, 216 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं उदाहरण। 2, 3, 4, 5, 6, 1, इसको देखते हैं। चलिए, इसमें ऐड कीजिए तो सबको, सभी डिजिट को ऐड कीजिए और 3 से विभाजित कर कीजिए तो कितना हो रहा है? 3, 2, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 26 और 1, 21, 21 3 से विभाजित हो जाता है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से। कंफर्म है? कोई दिक्कत? चलिए, 3 से समझ में आ गया? समझ में आ गया ना 3 से? अब हम बात करते हैं 4 से विभाजता के नियम। ध्यान से समझिएगा, यहाँ तक तो क्लियर है। 4 से विभाजता के नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक विभाजित हो जाता है 4 से, ठीक है, तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। किससे? जैसे इसको और हम बढ़ा लें, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या है। अब बताइए इसमें कि ये 4 से विभाजित होगी कि नहीं? हमें क्या ध्यान देना है? लास्ट के 2 अंक सिर्फ ध्यान देने हैं। ठीक है, लास्ट के 2 अंक ध्यान देने हैं। अगर ये 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो फिर ये संख्या 4 से विभाजित हो ही जाएगी। कोई दिक्कत? 45 बताइए, लास्ट के 2 अंक क्या हो जा रहा है? 45, 45 4 से नहीं कटेगा। अगर हम इसी में लगा देते हैं, ये 2 अंक और बढ़ा दिए, तो हमें किस पर ध्यान देना है? लास्ट के 2 अंक पर। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर हम 4 से भाग देना शुरू करें तो पता चलेगा कि 2 कापी खत्म हो गया, हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा। और फिर तो इसलिए ये नियम जो है इसको शॉर्टकट में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो 24 अब बताइए 4 से कटेगा कि नहीं? बस तो 2 देख लीजिए, अंत का 2 अंक देख लीजिए, अगर कट जाए 4 से तो टोटल संख्या 4 से आप कंफर्म हो जाइए कि कटेगा ही कटेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, कंफर्म होगा? अच्छा बताइए, एक और बता दीजिए उदाहरण के तौर पर। ये बताइए कटेगा कि नहीं? 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा? कंफर्म है? क्योंकि 28 जो है 4 से कट जाता है। ठीक है, कोनो दिक्कत? चलिए 5 से हम देखते हैं विभाजता के नियम। 5 डबल जीरो वाला थोड़ा दिखाइए। हाँ, डबल जीरो वाला भी कट जाएगा, डबल जीरो वाला भी कट जाएगा। जैसे डबल जीरो रहेगा ना, जैसे मान लीजिए ये कटाइए, तो मैंने इसमें तो भाग देना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, भाग कहे देना पड़ेगा, इसमें डबल जीरो है, 0 4 से कट ही जाएगा। जो लास्ट में डबल रहेगा हाँ, कट ही जाएगा। डबल जीरो हो या फिर जैसे इतना पर आया तो इतना पर कट सकता हाँ है। हाँ, कट जाएगा, कट जाएगा। आइए ना 4 से भाग देते हैं, क्या दिक्कत है? कंफर्म नहीं है? कट जाएगा, कट जाएगा। 4 से कट जाएगा। चलिए, तो कट जाता है। डबल जीरो रहेगा तो कट जाएगा। डबल जीरो हो कट जाएगा। एक सिंगल जीरो हो, सिंगल जीरो हो तो नहीं कटेगा। हमें ध्यान किस पर देना है? लास्ट के 2 अंक पर। लास्ट के 2 ही अंक पर ध्यान देना है, एक अंक पर नहीं।
ठीक है, लास्ट के 2 अंक पर लास्ट में 0 होना चाहिए। लास्ट में 0 ना, लास्ट में 0 कंफर्म नहीं है, लास्ट में 0 होना चाहिए। ये मतलब होना भी चाहिए तो 2 0 होना चाहिए, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। कंफर्म है ना? चलिए, उसके बाद बात करते हैं 5 से। 5 से अगर हम बात करें तो 5 से नियम होता है 0 और 5। 0 और 5 जो होता है लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 देख लीजिए और 5 देख लीजिए, तो 5 से विभाजित। हाँ, जैसे मान लीजिए 20, जैसे मान लीजिए, ये बताइए कि कटेगा कि नहीं? 5 से नहीं कटेगा। अब कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, अगर इसी में 5 दे दें तो कटेगा कि नहीं? कट जाएगा, कोई दिक्कत। तो अंत में क्या देख लेना है? 0 और 5, बस इतना ही देखना है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए 5 तक तो समझ गए। उसके बाद 6 का देख लेते हैं। 6 क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम कहता है, ध्यान दीजिएगा, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंत में, 6 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर वह 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 2 स्थितियाँ आती है यहाँ पे, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, तो वो 6 से निश्चित रूप से ही कट जाती है। कोनो दिक्कत है? नहीं है। जैसे मान लेते हैं तो, और ये भी हम जानते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई दिक्कत है? तुरंत जांच सकते हैं दोनों कंडीशन को। 3 से भी विभाज्यता के नियम को जांच सकते हैं, और दोनों फॉलो करता है तो समझिए कि ये 6 से विभाजित है। जैसे हम आपको देते हैं, आप बताइए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 2, 3, 4, 5, बताइए कि ये 6 से कटेगा या 2 से तक कट जा रहा है। 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, 2 से नहीं कटेगा। 2 5 5 10 4 14 2 से नहीं कटेगा जी सन जनाब। तो सीधा दिख रहा है कि हाँ, तो पहले ही कंडीशन फेल हो गया, तो फिर इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए, अब जैसे हम इसी को बना देते हैं, अब बताइए कि 2 से कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं? 2 से कटेगा। पहला शर्त तो है 2 से कटने वाला पहला शर्त। अब बात जो बाकी रह जाता है 3 वाला, 3 से विभाज्यता के नियम का शर्त लगाइए, क्या होता है? नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। अच्छा, अब बताइए कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। कट जाएगा, किससे कट जाता है? 2 से तो कंफर्म है, अंत में 2 है तो 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से सबको जोड़ने पर पता कर लेंगे कि वो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो जाता है तब ये टोटल जो संख्या दी गई है 6 से विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत है? अब ये संख्या कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, क्योंकि जो कि इसका 18 हो रहा है और इसका जो 2 से तो कट ही जा रहा है, तो दोनों शर्त फॉलो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 6 से विभाजित हो जाए, कोई दिक्कत है? चलिए 7 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता के नियम जो है बहुत लॉन्ग है। जितना देर में 7 का विभाज्यता के नियम को फॉलो कीजिएगा उतना देर में आप 7 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर संख्या 6 से बड़ी आ रही है तो अगर इसका अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली इसका जो होता है 7 का नियम, वो कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, दुनिया की कोई भी संख्या मान तो, ठीक है, अगर यही संख्या बार बार 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही हो तो वो 7 से विभाजित होगा। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या उठा लेते हैं, 1 को हम 6 बार लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार अगर लिख देते हैं तो ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर यही एक 12 बार आ रहा है, 12 बार, ठीक है, 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आ रहा है या 18 बार आ रहा है, हाँ 6 के गुणज के रूप में, तो ये 7 से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन अब रह गई बात कि अगर ये तो 6 के अंक और 12 18 के अंक हो गए ना, मान लीजिए 5 ही अंक का कोई संख्या आ जाए यहीं, तो इसमें 7 का विभाज्यता के नियम कैसे लगेगा? तो 7 के विभाज्यता के जितने देर में आप नियम लगाइएगा उतना देर में आप 7 से भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 7 के विभाज्यता का नियम जो है अपवाद के रूप में रहता है, बहुत लॉन्ग इसका नियम है, ठीक है। तो इसलिए 7 से यही सही है कि आप इसको डायरेक्ट
डायरेक्ट इसको आप भाग दे दीजिए, गुणज ठीक है। के रूप में रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, गुणज के रूप में अगर 6 के गुणज के रूप में हो कोई भी संख्या एक ही, तब तो 7 से विभाजित हो ही जाएगा। हाँ, नहीं हो तो भाग करना पड़ेगा। कंफर्म है? 7 तक कंफर्म हो लिए हम लोग। चलिए 8 के विभाज्यता के नियम को हम देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता के नियम को देख लेते हैं। 8 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता के नियम कहता है, ध्यान दीजिए इधर। 8 से विभाज्यता के नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अंतिम 3 अंक को हमें देखना है, ठीक है। अंतिम 3 संख्याओं को हमें देखना है। अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, बस इतना ध्यान देना है, इतनी बड़ी संख्या को बस हमें अंत का 3 डिजिट देख लेना है कि ये 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो बताइए कि 8 से विभाजित होगी कि नहीं? हो जाएगी। 8 चौका 32, 40 बार में हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल नंबर जो है, टोटल जो संख्या दी गई है, ये किन से विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम देते हैं आपको उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ये, अब बताइए कि ये 8 से विभाजित होगी कि नहीं। कम से कम इतना आपको भाग देना है, या तो आप मन में दे दीजिए या फिर कहीं यहाँ से उतार कर दे दीजिए 521 में, ठीक है। तो इतना आपको काम करना है। 8 छक 48, अब इसमें घटा लीजिए 4 41, कटेगा? नहीं कटेगा। तो कम से कम इतना आपको करना है। अब मान लीजिए, हाँ लास्ट, हाँ अब इतना न देकर आपका 3 ही अंक में न देना पड़ता है, तो ये आसान हो जाता है। तो इसमें हम 3 डिजिट को देख लेते हैं अंत से कि ये 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 8 से अगर हो रहा है विभाजित तो 8 से विभाजित पूर्ण संख्या, पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये क्या होगा? 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। कोनो दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं 9 के विभाज्यता के नियम पर। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि देखिए कोई भी संख्या है, चलिए इसको देखते हैं। कोई भी संख्या है, अगर सभी संख्याओं के अंकों को जोड़कर 9 से उस संख्या में भाग लग जाता है पूर्ण रूप से, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। जैसे में इसको जोड़ लीजिए पहले। जैसे इसको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14। 14 क्या 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये कन्फर्म है कि ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 3 से भी विभाजित नहीं होगा, कन्फर्म है। तो 3 और 9 का जो नियम है ना, सेम है। तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं रही, ठीक है। तो ये विभाजित नहीं होगा। अगर ये 9 के गुणज के रूप में कोई आता है इसका योग, तो ये क्या विभाजित हो जाता? कोई दिक्कत है? सबको जोड़ लीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। अगर भाग लग जाता है पूर्ण रूप से तो ठीक है, 9 से विभाजित होगा। नहीं लग रहा है तो विभाजित, कन्फर्म। और 10 के नियम को देख लेते हैं। 10 के नियम क्या कहता है? दुनिया की कोई भी संख्या हो, लास्ट में शून्य होना चाहिए, बस टेंशन फ्री। दुनिया की कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, बस शून्य रहना चाहिए अंत में। 10 नहीं, शून्य रहना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान दीजिए, शून्य रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कटेगा कि नहीं? 10 से, हाँ 10 से पूर्ण रूप से कटेगा? शून्य होना चाहिए हमें, तब कटेगा, ठीक है। ये कन्फर्म है 10 से। 10 के नियम तक हम लोग समझ गए। अब देखते हैं 11 और 12, 2 और नियम देखेंगे और उसके बाद चैप्टर हम बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों हम विद्यासागर का बुक बना रहे हैं, ठीक है। चलिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 1 2, सबको सबसे पहले एक अंक छोड़कर ऐड कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसको एक अंक छोड़कर ऐड कर लीजिए। दोनों का अंतर अगर शून्य आ जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में आ जाए तो ये संख्या 11 से विभाजित हो। जैसे हम जोड़ते हैं 2 और 4, 2 4 6, 6 और 1 7 आ जाता है, ठीक है। और 3 और 5 8, 8 और 2 10 आता है। तो दोस्तों इससे घबराने की बात नहीं है कि 7 में से 10 घटाना है, बस इसका रिमेनिंग ले लेना है,
केवल शेष लेना है, तो जो बड़ा है उसी में से घटा लेना है। ठीक है, तो इसमें 3 आ रहा है, तो 3 या तो 0 यहाँ आना चाहिए, कंडीशन ये है, या तो 0 आना चाहिए या 11 के गुणज का कोई संख्या आना चाहिए। तो ये संख्या तो कंफर्म है कि 11 से नहीं कटेगी। जैसे हम अगर लेते हैं इसको लेते हैं तो देखते हैं, एक संख्या छोड़कर एक संख्या को ऐड करेंगे, फिर एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को ऐड करेंगे, तो 1331 है। क्या 1331 11 से कटेगा या नहीं? तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 3 1 4 माइनस 3 1 4, ये 0 आ गया, तो यानी इसमें 11 से भाग पूरा लग जाएगा। कन्फर्म है। इसी तरह ऐड करते जाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका जो प्रत्येक अंकों के एक अंक को छोड़कर जोड़ उसका, और फिर एक अंक को छोड़कर उसका जोड़, दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 के गुणज के रूप में आ जाता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक देख लेते हैं 12 के विभाज्यता के नियम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 3 और 4 से कट जाए, 3 और 4 से कट जाए तो वो संख्या किससे? 12 से कट जाती है। ठीक है, अब 3 और 4, 3 के विभाज्यता के नियम समझते हैं, सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना है, अगर कट जाए तो 3 से विभाजित हो जाए। 4 में 2 अंक को देख लेना है अंत का। अब जैसे हम करते हैं, इसमें हमें क्या क्या देखना है ये बताइए। इसमें हम चलिए ये 2 है, ठीक है, इसको बताइए कि ये कटेगा कि नहीं 12 से। तो पहले हम क्या करेंगे, पहली स्थिति में हम क्या करेंगे, पहली स्थिति में तो 3 से विभाज्यता के नियम को जांच करेंगे, है ना। 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सबको जोड़कर अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जोड़ते हैं, 3 4 7 2 9 9 3 12 1 13 3 16 2 18, 3 से ये फॉलो हो जा रहा है, और 4 से तो 2 देखना है अंत का, 4 से भी हो रहा है, तो क्या ये संख्या 12 से विभाजित होगी या नहीं? हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है कोनो दिक्कत? चलिए, तो 12 से हो गया। अब इतना ही विभाज्यता के नियम हमें याद रखने से नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चैप्टर शुरू किया जाए। अब चैप्टर बनाया जाएगा तो उसी में क्या। चलिए दोस्तों आगे भी देख लेते हैं, एक चीज़ और देखना है इसमें, एक चीज़ और देख लेते हैं, नहीं तो चैप्टर बनाया जाएगा तो उसी में देख लिया जाएगा क्या। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है, जितने भी बताएं नंबर कितने प्रकार के हैं उस सारे नंबर को आपको ध्यान में रखना है, और जितने भी विभाज्यता के नियम है इसको आप ध्यान में अगर रखते हैं तो इसका चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर के साथ, अंकगणित विद्यासागर के पहले प्रश्नावली में हम चलेंगे, और फिर देखेंगे इसका जितने भी प्रश्न हैं इसमें सबको हम सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।